ऑनलाइन सारे बच्चों को मेरी आवाज आ रही है? वेरी गुड। सो संस्कार भैया, पानी की बोतल ले लिया, गिर लग जाएगी किसी के ऊपर टपक गया तो अभी एक आध फीस कम हो जाएगी अपनी। ठीक है, चलिए तो आते हैं मुद्दे पे। और हम लोगों ने कल क्या डिस्कस किया था, वहीं से हम लोग आज का डिस्कशन, वाओ कॉस्ट रिवाइज किया था, मैं भूल ही गया था। अच्छा कॉस्ट पढ़ रहे थे क्या हम लोग? ये ऑफ कोर्स, ठीक है। तो कल हम लोगों ने रिवाइज किया था ये, मतलब क्या पढ़ा था कल हम लोगों ने कल हमारा पहला दिन था। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो आज ज्वाइन किए हैं, ऑफ कोर्स होंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आज नए बच्चे ऐड नहीं हुए हैं। यस, 1 2 3 4 5 6 7, ग्रेट। तो ऑनलाइन भी होंगे आज कई सारे बच्चे। तो सबसे पहले देखो, दो चीजें बता दूं मैं आपको। एक तो कोई भी नया बच्चा आए तो अगले 7 दिन तक सबको यही बोलना है कि अभी तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है, ताकि सामने वाले को थोड़ा लगे ना, अरे वाह यार अभी तो कुछ पढ़ा नहीं, मतलब मैं सही टाइम पे आ गया। अपन पढ़ लेंगे बहुत सारा, लेकिन सामने वाले को ये बोलेंगे कि अभी तो कुछ पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, तो क्या हमने कल कुछ पढ़ा है? कुछ पढ़ा ही नहीं है। चले, तो आज से हम लोग पढ़ना चालू करेंगे। ऐसा हमने एक्चुअली कल कुछ पढ़ा ही नहीं है, सिर्फ ये जो लाइन लिखी है यही पढ़ी है। व्हाट एग्जैक्टली इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट? याद कीजिए, मैंने कल आप लोगों को बताया था, हमें बताया थोड़ा सा माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है। ना केवल बुकिश माइंडसेट, प्रैक्टिकली भी हमें माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है। हम कोई भी चीज देखते हैं तो हम लोग हमेशा देखते हैं कि ये मैं करता तो कितने की पड़ती। हम कहीं भी जाते थे, देखते अच्छा यार इसमें लगा तो यही है ना। बट आप शार्क टैंक अगर देख रहे हो तो आपने वहां देखा होगा, उनके जीपी मार्जिन 70-80% होते हैं, लेकिन नेट प्रॉफिट मार्जिन आते आते 5-10% रह जाते हैं। द रीजन इज, ये सारी कॉस्ट जो आपको नहीं दिख रही है वो होती है। उनकी मार्केटिंग कॉस्ट बहुत हाई होती है, उनकी कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट बहुत हाई होती है, उनकी इंटरनेट मार्केटिंग और जो जो गूगल ऑप्टिमाइजेशन लगाते हैं वो बहुत हाई होता है। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच आर मोर देन देयर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। वैसे ही हमने कल एग्जाम्पल लिया था एलवी का, लुई विटॉन का, और मैंने आपको बताया था कि ये बैग दे आर सेलिंग फॉर ₹3 लाख। ऑफकोर्स इट्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इज नॉट मोर देन 10,000 और मे बी 20,000, but why they are selling it for 3 lakh rupees? The reason is they have another higher cost to tackle, that is their advertisement, their marketing, their distribution, their goodwill, their branding, their packaging, everything. So of course they are not only charging manufacturing cost from a customer, they are also charging all costs they are spending on their product, चाहे वो रिसर्च क्वालिटी हो, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे वो मार्केटिंग हो, चाहे वो पैकिंग हो, चाहे वो एडवर्टीजमेंट हो। तेल तो तिल्ली से ही निकलेगा, और तिल्ली कौन है? कस्टमर। तो अल्टीमेटली कंपनी को जितना भी तेल निकालना है वो तेल किससे निकालेगी? कस्टमर से ही निकालेगी। और इसीलिए हमने पढ़ा था कॉस्ट का सही मीनिंग होता है एनी अमाउंट स्पेंट ऑन ए प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट पे किया गया कोई भी खर्च हो उसे हम ऑफ कोर्स कॉस्ट मानेंगे, चाहे वो खर्च आपने मार्केटिंग में किया हो, चाहे वो खर्च आपने ब्रांडिंग, गुडविल और एडवर्टीजमेंट में किया हो। वेरी गुड। तो चलो एक काम करते हैं, आज हम कहाँ से शुरुआत करने वाले? कॉपी वॉपी लाए हो आप लोग? सर अभी तो हम एक ही कॉपी की, वो फाउंडेशन की कॉपी में 10-15 पेज बचे थे तो वही घिसे जा रहे हैं, दिख रहा है मेरे को ऐसा। अच्छा पूरी कॉपी खाली है, तो पीछे पीछे क्यों स्टार्ट किया, समझ नहीं आया। अच्छा अच्छा, आप ये सोच रहे हो कि आगे एक सब्जेक्ट पीछे से एक सब्जेक्ट है ना, यूं घुमा लूंगी तो ये सब्जेक्ट और यूं घुमा लूंगी तो ये सब्जेक्ट। बेटा 4-4 कॉपी लग जाएगी एक सब्जेक्ट में, है ना। फाउंडेशन जैसा नहीं है, कॉस्ट में ही आप 3-3 4-4 कॉपीज भरने वाले हो, तो आप एक इधर से करके और इधर से करके कुछ बचा नहीं लोगे। अल्टीमेटली आपको 3 से 4 कॉपीज लगेगी एक सब्जेक्ट के अंदर। ओके, सो कॉपी पूरी जितनी मोटी बना सकते हो उतनी बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कॉपीज एक से ज्यादा ही लगेगी, ये मैं गारंटी के साथ बता दूं आपको। तो अब हम आते हैं मुद्दे पे और कुछ नोट डाउन करेंगे हम लोग। क्या नोट डाउन करेंगे कि सर कॉस्ट के इंक्लूजन्स और एक्सक्लूजन्स क्या क्या हो सकते हैं, मतलब क्या क्या चीजें कॉस्ट में जुड़नी चाहिए और क्या क्या चीजें कॉस्ट में नहीं जुड़नी चाहिए, उसकी एक पूरी लिस्ट हम लोगों को पढ़नी है। क्या क्या चीजें कॉस्ट में जुड़नी चाहिए और क्या क्या चीजें कॉस्ट में नहीं जुड़नी चाहिए, उसकी एक पूरी लिस्ट हमारे पास है, वो पूरी लिस्ट हमको यहाँ पे पढ़नी रहेगी। तो सबसे पहले अगर हम शुरुआत करें तो क्या क्या चीजें कॉस्ट में जुड़नी चाहिए, आप लोग लंबी लिस्ट मुझे बता सकते हो क्या क्या जुड़ना चाहिए। चलो बताओ, एक प्रोडक्ट की कॉस्ट में कंपनी क्या क्या जोड़े, जल्दी बता जाओ, मैं लिखते आता हूँ। पहला
सर ऑफ कोर्स रॉ मटेरियल, वॉट एवर रॉ मटेरियल आई एम यूजिंग टू मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट वो आएगा। सेकंड लेबर, ऑफ कोर्स लेबर मतलब जो भी मजदूर काम कर रहे हैं हमारे यहाँ पे, या जो भी हमारे यहाँ पे वर्कर्स काम कर रहे हैं उनका वेजेस, या फिर जो भी सुपरवाइजर मैनेजर है उनकी सैलरी, सबको हम लेबर ही मानते हैं। लेबर को हम एक नाम से और जानते हैं, लेबर इज ऑल्सो नोन एज एम्प्लॉई कॉस्ट। इट इज ऑल्सो नोन एज एम्प्लॉई कॉस्ट। तो जो भी वेजेस, सैलरीज, वट एवर आई एम पेइंग फॉर ह्यूमन रिसोर्सेज, दैट विल बिकम पार्ट ऑफ लेबर कॉस्ट। थर्ड और क्या आना चाहिए आपके हिसाब से? ट्रांसपोर्टेशन, ऑफ कोर्स लाने का भाड़ा, ले जाने का भाड़ा, ऑफ कोर्स जो भी फ्रेट मैं पे कर रहा हूँ, जो भी ट्रांसपोर्टेशन मैं पे कर रहा हूँ उस गुड्स के लिए, वो सब चीजें आपके कॉस्ट का पार्ट बनेगी। और बताओ? इलेक्ट्रिसिटी, यस सर, वट एवर आई एम यूजिंग। पर मैं आपको बताऊँ, दो अलग अलग चीजें होती है, एक होता है पावर और एक होता है इलेक्ट्रिसिटी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी? पावर कॉस्ट एंड इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट में क्या फर्क है? पावर इज यूज फॉर मशीन्स, फॉर रनिंग मशीन। एक्चुअली ये फर्क डीसी और एसी करंट का होता है। मशीन कई बार डीसी करंट से चलती है, डायरेक्ट करंट से चलती है, जबकि जो हम लाइट्स यूज कर सकते हैं वो सब एसी करंट से चलती है। तो दो अलग अलग कनेक्शन कंपनीज को लेने पड़ते हैं। एक कनेक्शन वो लोग लेते हैं लाइट्स का फॉर इलेक्ट्रिसिटी, नॉर्मल कनेक्शन। एक कनेक्शन उनको लेना पड़ता है हाई वोल्टेज वाला, बिकॉज उन्हें बहुत हेवी हेवी मशीन्स को रन करना होता है। सो ऑफ कोर्स दे बेसिकली they are paying two different bills. One is for their normal lighting and air conditioning, another one is for their running heavy machines. So that cost of running heavy machine is basically called power cost. It is known as one more name, it is called as utility cost. यूटिलिटी कॉस्ट, तो कभी यूटिलिटी कॉस्ट लिखा हुआ आ जाए या पावर कॉस्ट लिखा हुआ आ जाए, एक ही बात है। पावर एंड यूटिलिटीज हम बोलते हैं ना, यूटिलिटी बिल। यूटिलिटी बिल में हम एग्जैक्टली क्या करते हैं? हम पावर भरते हैं ना, मतलब बिजली का बिल भरते हैं, तो बिजली के बिल को हम क्या बोलते हैं? यूटिलिटी बिल। ठीक है, तो पावर हो गया, यूटिलिटी कॉस्ट हो गया, ये सब हमारा इसी के अंदर आने वाला है। नेक्स्ट, और आपको क्या लगता है क्या चीजें कस्टमर से ली जा सकती है? मार्केटिंग, ऑफ कोर्स एक आ जाएगा मार्केटिंग, बिल्कुल सही है। उसके बाद एक आ जाएगी रिसर्च। ठीक है, रिसर्च R&D बोलते हैं उसको, रिसर्च। ठीक है, क्या हो रहा है? एक मिनट रुकना। रिसर्च। ऑनलाइन एक बच्चे का आंसर आया रेंट। क्या रेंट भी आप कस्टमर से लेते हो क्या? ऑफ कोर्स जो भी वॉट एवर रेंट आई एम पेइंग फॉर फैक्ट्री, फॉर माई ऑफिसेज, वो चीज कस्टमर से ली जाती है, डेफिनेटली ली जाती है। और बताओ? पैकेजिंग, पैकिंग, एक आता है पैकिंग और एक आता है पैकेजिंग। पहले मुझे बताओ दोनों में फर्क क्या है? पैकिंग और पैकेजिंग में फर्क क्या है? कोई बता पाएगा क्या डिफरेंस है पैकिंग और पैकेजिंग में? पैकिंग इज कॉल्ड प्राइमरी एंड इट इज कॉल्ड सेकेंडरी। अब बताओ, शायद आपको अब समझ में आ जाए कि प्राइमरी और सेकेंडरी पैकिंग में क्या फर्क होता है। जी मैम, एक मिनट एक मिनट। हाँ, ओके। पैकिंग मतलब जो हम कस्टमर को डिलीवर करते हैं। अगर कैडबरी का रैपर है तो वो उसकी पैकिंग है ना। एंड जो कार्टन्स और बॉक्सेस का यूज करते हैं हम उसका सेफ ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए, दैट इज कॉल्ड पैकेजिंग। इट इज कॉल्ड सेकेंडरी पैकिंग। तो कभी हो सकता है वर्ड प्राइमरी पैकिंग और सेकेंडरी पैकिंग आ जाए। तो एक वो चीज है जो हम कस्टमर को डिलीवर कर रहे हैं, कस्टमर के पास जाएगा, कस्टमर उसका पैसा दे रहा है। ऑफ कोर्स पैकेजिंग का भी दे रहा है, पर कस्टमर को दिख क्या रही है? पैकिंग। और जो सेफ ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो कॉस्ट हमने पे करी है, कंटेनर्स में लेके या फ्रीजर्स के अंदर हमने उसको ट्रांसपोर्ट किया है, इस तरह की जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है उसको हम बोलते हैं पैकेजिंग। सेकेंडरी पैकिंग इज कॉल्ड पैकेजिंग, प्राइमरी पैकिंग इज कॉल्ड पैकिंग। क्लियर रहेगी बात? बहुत ही बढ़िया। तो ये भी हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट में जुड़ता है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हमारे पास इसका, कैडबरी का जो दिवाली पैक आता है या जो गिफ्ट पैक आता है ना, सेलिब्रेशंस बोलते हैं उसको, और पता नहीं और अलग अलग ब्रांड्स के अलग अलग नेम से आते होंगे। आप देखना उनकी जो कॉस्ट है ना, वो उसके अंदर रखी हुई चॉकलेट्स की कॉस्ट से ज्यादा होती है। मतलब उसकी सारी चॉकलेट्स निकाल के देखोगे ना, तो उनकी जो MRP है उससे ज्यादा उस बॉक्स की कॉस्ट होगी। कैडबरी इज नॉट ओनली चार्जिंग फॉर द प्रोडक्ट, कैडबरी इज ऑल्सो चार्जिंग फॉर द पैकिंग। तो पैकिंग के कारण वो लोग कॉस्ट और बढ़ा देते हैं। तो अगर 100 रुपए का आप दिवाली पैक खरीद रहे हो,
शायद उसमें 90 या 95 रुपीज की ही चॉकलेट्स मिलेगी, 5 रुपीज का उसके अंदर आपको पैकिंग लग जाएगा। तो ये एक और इम्पॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा और क्या चीजें हो सकती है यार, और क्या जुड़ सकता है? सैंपल्स, अच्छा मैं इसको बोल सकता हूँ सेल्स प्रमोशन, सैंपल्स देना, मार्केटिंग करना, एडवर्टीजमेंट करना, ये सब चीजें सेल्स प्रमोशन के अंदर आ जाता है। जैसे ओम नमकीन वाला है ना, सबको बिड़ा 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 के सेव खिलाता है कि ये खानी है, ये खानी है, ये खानी है। जाते हो आप लोग कभी? एक दुकान है, अगर आप इंदौर के बाहर के हो तो अगर आपको फ्री में नमकीन खानी है तो एक दुकान पे आप जा सकते हो, है ना, खाली पेट जाना और आधा किलो नमकीन खा के आना, दे विल नॉट चार्ज एनीथिंग, है ना। आखिरी में जाके वो पान भी रख देते कि चलो सब पेट भर के खा लिया हो तो अब पान भी खा लो, ठीक है। सो व्हाट दे आर गिविंग इज दे आर प्रोवाइडिंग फ्री सैंपल्स टू देयर कस्टमर, इट्स ए पार्ट ऑफ देयर सेल्स प्रमोशन। उसका उनकी भीड़ बहुत अब आदमी क्या होता है, इतना बेशरम तो होता नहीं है कि फोकट में सेव खाने जाएगा, तो सोचते चलो एक आध पैकेट तो ले ही लेते हैं, तो एक आध पैकेट में उनका काम हो जाता है। तो सेल्स प्रमोशन है उनके लिए, तो इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ मार्केटिंग एंड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस। सेल्स प्रमोशन ही मार्केटिंग और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस का ही पार्ट बनता है, ठीक है। सैलरीज आई गया, हाँ एक और खर्चा है, दैट इज कॉल्ड रॉयल्टी। रॉयल्टी, ये नाम आपने सुना है, रॉयल्टी? रॉयल्टी इज फॉर, रॉयल्टी इज फॉर व्हाट? फॉर, एक मिनट, कोई प्लीज, ऐसे तो क्या होता है ब्ला 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 ब्ला, कुछ भी सुनाई नहीं देता है मेरे को। जी मैम, राइटर्स होते हैं उनको रॉयल्टी पे होती है, ठीक है। फॉर व्हाट? फॉर व्हाट किसके लिए पे होती है, मतलब क्या रीजन होता है, कुछ कारण होता है? नंबर ऑफ कॉपीज बिकती है उसके लिए राइटर्स को रॉयल्टी मिलती है, बिल्कुल सही बोले। क्यों मिलती है? ऐसे ही सर, किसी को तो देना पड़ेगा ना, तो चलो इसी को दे देते हैं। हैरी पॉटर के लिए जेके रॉलिंग्स को ऐसे ही देते हैं यार, हर बुक पे 100 रुपए, बेचारी गरीब है ना। तो आप मुझे बताओ रॉयल्टी देने का रीजन क्या होता है? व्हाट they have created it, okay, so actually it is paid for using work of others, basically I can use any intangibles of others, उसने कुछ क्रिएटिव किया है। लेट्स टेक एन वेरी सिंपल एग्जांपल, आई एम रनिंग ए फैक्ट्री ऑफ ए स्नैक्स, लेस चिप्स की फैक्ट्री चला रहा हूँ साहब मैं। अब एक बहुत बड़ा सेलिब्रिटी शेफ है रणवीर ब्रार, नाम सुना होगा आप लोगों ने, मास्टर शेफ में भी शायद आता था वो पहले, रणवीर ब्रार करके एक सेलिब्रिटी शेफ है। या आपने वो नाम सुना होगा संजीव कपूर, वो मम्मी ने हर बचपन में टीवी में दिखाया है उसको, है ना। तो संजीव कपूर, उसने एक नई रेसिपी तैयार की है स्नैक्स बनाने की, मतलब कुछ चिप्स का नया फ्लेवर है, कोई नया टेस्ट है। अब वो उसने पेटेंट करा लिया है, या चिप्स बनाने की एक मशीन बनाई है उसने, जो बहुत ही फटाफट बहुत ही क्रिस्पी चिप्स बना देती है कम कॉस्ट में, पर वो उसने पेटेंट करा ली मशीन। मतलब वो मशीन की जो टेक्नोलॉजी है, अब वो कोई और यूज नहीं कर सकता। तो अब लेज वाले पहुंचे कि यार ये मशीन तो हमको भी चाहिए हमारी फैक्ट्री के अंदर, ठीक है साहब दूंगा, लेकिन बदले में मुझे आपको, आप मुझे क्या दोगे इस मशीन को यूज करने की? रॉयल्टी। डिजाइन यूज करने के लिए हम देते हैं रॉयल्टी। रेसिपी, डिजाइन, फ्लेवर, क्रिएटिव कुछ चीज, कोई कोई कॉपीराइट, कोई ट्रेडमार्क, इसको यूज करने के लिए हम रॉयल्टी पे करते हैं। अब होता क्या है, जो रॉयल्टी आप किसी प्रोडक्ट के रेसिपी के लिए पे करते हो, फिर सामने वाले को आप देते भी पैसा उसका पर यूनिट हो, नहीं समझे? आज मुझे बताओ, मैं संजीव कपूर की रेसिपी यूज करके चिप्स मैन्युफैक्चर करूंगा, तो संजीव कपूर मेरे से क्या एग्रीमेंट करेगा? क्या एग्रीमेंट करेगा? ऑफ कोर्स वो बोलेगा ना कि आपके जितने चिप्स के पैकेट बिकेंगे, हर चिप्स के पैकेट पे मुझे क्या चाहिए? रॉयल्टी चाहिए। अरे अभी जैसे मैडम ने बताया, ऑथर जब रॉयल्टी लेता है तो किसकी बेस पे लेता है? नंबर ऑफ बुक सोल्ड, यस और नो? आपको जितनी यूनिट बना के बेचूंगा उतने की मेरे को क्या देनी पड़ेगी सामने वाले को? रॉयल्टी। तो रॉयल्टी इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट, क्योंकि प्रोडक्ट बनाने पे मुझे सामने वाले को रॉयल्टी पे करनी पड़ेगी। प्रोडक्ट बना के ऑफकोर्स बेचूंगा, तो जब मैं उसको बना के बेचूंगा तो उसके ऊपर मुझे रॉयल्टी पे करनी पड़ेगी। सो इट इज बेसिकली यूज फॉर डिजाइनिंग। हम देखा जाए तो एक तरह से डिजाइनिंग कॉस्ट है, डिजाइनिंग कॉस्ट को हम रॉयल्टी बोल सकते हैं काइंड ऑफ। आप किसी और के डिजाइन को यूज कर रहे हो तो मेरे लिए वो क्या हो जाएगी? रॉयल्टी। बहुत बढ़िया। और बताइए, और क्या लगता है आपको कि आपकी कॉस्ट में? पेटेंट कॉपीराइट इसी के अंदर आ जाएगा, बिल्कुल सही है। यस ऑफ कोर्स, डेप्रिसिएशन, डेफिनेटली। ध्यान रखना, आपने एक मशीन खरीदी है, मशीन कभी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट में नहीं जुड़ेगा, हमेशा क्या जुड़ेगा? मशीन का, क्योंकि मशीन तो 5-10 साल चलेगी। तो क्या मैं 1 साल या 1 महीने के प्रोडक्शन से पूरी मशीन की कॉस्ट वसूल लूं क्या? डेफिनेटली नॉट। मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे यहाँ पे मशीन को डेप्रिशिएट करना पड़ेगा, और जितना इतना डेप्रिसिएशन होगा वो मैं कस्टमर से लेते जाऊंगा। बेसिक एग्जांपल, आपको टैक्सी बुक करना, प्रोबेबली एक इनोवा बुक करना, यू नो हाउ मच दे आर चार्जिंग फॉर पर किलोमीटर? इनोवा कितना लगता है? लगभग 14 रुपीज, 15 रुपए मान लेते हैं मोटा मोटा। 1 किलोमीटर इनोवा चलने का 15 रुपए लगता है।
आपको पता है माइलेज के हिसाब से देखें तो खर्चा 7 रुपए ही आता है, 15 क्यों ले रहे हैं? एक तो ड्राइवर का, और दूसरा मेंटेनेंस का, तीसरा गाड़ी का डेप्रिसिएशन भी तो ले रहे हैं। उनको पता है मैंने 25 लाख रुपए की गाड़ी खरीदी है, उस 25 लाख की कार को मैं 5 लाख किलोमीटर भी चला लेता हूं तो 1 किलोमीटर 5 रुपए तो क्या आ गया, मेरा डेप्रिसिएशन ही आ गया। तो 7 रुपए अगर मेरी पेट्रोल कॉस्ट आ रही है और 5 रुपए का डेप्रिसिएशन भी आ गया तो 12 रुपए ही हुए। फिर ड्राइवर मेंटेनेंस मिला के और प्रॉफिट मिला के वो चीज 15-16 रुपए पर किलोमीटर के अंदर जाती है। तो भाई साहब सामने वाला आदमी आपसे सिर्फ माइलेज और पेट्रोल के पैसे नहीं ले रहा है, सामने वाला आदमी किसके पैसे ले रहा है, डेप्रिसिएशन के पैसे ले रहा है। ले रहा है कि नहीं ले रहा है? अदरवाइज मुझे बताओ 7 रुपए किलोमीटर की चीज के लिए 15 रुपए लेगा क्या हो? 7 रुपए किलोमीटर की चीज के लिए 15 रुपए ले ही क्यों रहा है? क्योंकि उसको उस गाड़ी का डेप्रिसिएशन भी आप ही से वसूलना है। गाड़ी आज से 5 साल बाद 5 लाख किलोमीटर चलने के बाद जीरो हो जाएगी, तब मैं क्या करूंगा? ऑफ कोर्स मुझे कस्टमर से उसका पैसा भी लेना पड़ेगा। तो डेप्रिसिएशन भी हमेशा कस्टमर से लिया जाता है। एक लंबी लिस्ट है, लंबी लिस्ट है मतलब मैं इसमें कम से कम 25 से 30 कॉस्ट लिख सकता हूँ, और भी जो आपको अच्छे से आती होगी। सिंपल फंडा है ना, हर वो चीज प्रोडक्ट के ऊपर लग रही है वो इंक्लूजन है। मेन जो मुझे आपको बताना है वो पता है इंक्लूजन था ही नहीं, हमें क्या बताना है, एक्सक्लूजन। क्योंकि इंक्लूजन में तो सब आ जाएगा जो एक्सक्लूजन में नहीं है। तो हम लोग ज्यादा अच्छा है पहले क्या पढ़ लें, एक्सक्लूजन कि क्या नहीं है, क्योंकि जो नहीं है उसके अलावा सब है। तो क्या नहीं है, कोई बता पाएगा क्या चीज प्रोडक्ट कॉस्ट में नहीं जुड़ सकती है? यस, सबसे पहले एक एक करके बात करते हैं। पहले एक चीज जो हम कभी भी हमारी प्रोडक्ट की कॉस्ट में नहीं जोड़ते हैं, एबनॉर्मल कॉस्ट। एक मिनट में पहले एक्सप्लेन कर दूं, फिर अपन दूसरी पे भी आ जाएंगे, तीसरी पे भी आ जाएंगे, चौथी पे भी आ जाएंगे, पांचवी पे भी आ जाएंगे, जितनी होगी ना आपकी सब पे आ जाएंगे। लेकिन पहले अपन पहले वाली पे जाते हैं। सबसे पहली वाली क्या है हमारी, एबनॉर्मल कॉस्ट। एबनॉर्मल कॉस्ट का मतलब आई थिंक सबको पता होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ। लॉस बाय फायर और एक्सीडेंट के कारण कोई नुकसान हो जाना, या लेबर स्ट्राइक पर चले गए साहब, अनएक्सपेक्टेड लॉसेस, अनएक्सपेक्टेड कॉस्ट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉस्ट जो नॉर्मल बेसिस पे नहीं लगती, नॉन रेकरिंग कॉस्ट, इन सबको अपन एबनॉर्मल कॉस्ट बोलते हैं। सर इन सबको क्यों कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट पे नहीं जोड़ा जाता है? उसका सिंपल रीजन है, आग लगी साहब। आप एक अंकल की दुकान से रोज खरीदते थे शक्कर 40 रुपए किलो की, लग गई उनके यहाँ पे आग, आधा शक्कर का स्टॉक चाशनी बन गया। ठीक है, जलेगा क्या, चाशनी बनेगा, है ना, चाशनी बन गया। अब आप अंकल के पास गए कि अंकल अंकल शक्कर देना, बोले मिलेगी ना बेटा, बिल्कुल मिलेगी, वो वाला पोर्शन छोड़ दो, वहां तो आग लगी लेकिन आधी दुकान तो अभी भी बची हुई है, अभी भी अंकल बनी आदमी तो है, शक्कर बेच रहे हैं। पर अब बोलते हैं हम 80 रुपए किलो बेचूंगा, क्यों? क्योंकि आधा स्टॉक जल गया, तो बचे हुए आधे स्टॉक से सबका पैसा लूंगा। सही बात है। अब जैसे ही अंकल ने 80 रुपए बोले, मैंने कहा "ओ, मेरे को तो डायबिटीज हो गई है, मैं नहीं लूंगी शक्कर"। आप किसी और दुकान पे चले जाओगे, क्योंकि सबके यहाँ थोड़ी आग लगी है, आग तो सिर्फ एक अंकल के यहाँ पे लगी है, और दुकानों पे आज भी शक्कर का रेट क्या चल रहा है, 40। तो इसका मतलब ये है कि अगर कंपनी ने नॉर्मल कॉस्ट के कारण पैसा बढ़ाया तो कस्टमर आपके यहाँ से चला जाएगा। क्यों चला जाएगा बताओ? क्योंकि उसको तो प्राइस से मतलब है ना, उससे अंकल का कोई अलग व्यवहार थोड़ी है उसका कि यहाँ चलो अंकल आपके यहाँ आग लगी, चलो मैं भरपाई करता हूँ। ऑफकोर्स आप किसी और के यहाँ चले जाओगे, आपको कभी भी 1 रुपया भी एक्स्ट्रा आप किसी को एबनॉर्मल लॉस के कारण देने वाले नहीं हो। इसका मतलब आप एबनॉर्मल कॉस्ट का पैसा कौन भुगतेगा, कस्टमर भुगतेगा कि कंपनी या ओनर को खुद अपनी जेब से भुगतना पड़ेगा? हमेशा ओनर अपनी जेब से भुगतेगा। हमेशा हम एबनॉर्मल कॉस्ट को हमारे प्रॉफिट में से माइनस करेंगे, कभी भी उसे प्रोडक्ट कॉस्ट में चार्ज। मैं हमेशा एक लाइन बोलता हूं और वो लाइन है एबनॉर्मल कॉस्ट मतलब कॉस्ट पगला गई है। क्या हो गई है? पगला गई है। और जब कोई कॉस्ट पगला जाती है तो हम उसे P&L में ट्रांसफर कर देते हैं। कहां ट्रांसफर कर देते हैं? पागल खाने में। वो पागल खाने की जगह का नाम क्या है? P&L। P&L मतलब उस कॉस्ट को हम अल्टीमेटली ओनर के प्रॉफिट में से कम कर रहे हैं, उसे कभी हम हमारे कस्टमर को चार्ज। एक तरफ चल रहा है हमारा प्रोडक्ट कॉस्ट और एक तरफ चल रहा है ओनर का प्रॉफिट, तो बताओ कॉस्ट सही है तो कहां से चार्ज होगी? सही नॉर्मल कॉस्ट है तो कहां से चार्ज होगी? प्रोडक्ट कॉस्ट से। एबनॉर्मल कॉस्ट है तो कहां से चार्ज होगी? P&L से।
जब भी आपको कहीं एबनॉर्मल दिखे तो उसको उठाओ और बोल पागल हो गया है तू, और कहाँ डाल दो, पेंडल के अंदर। उसकी घर में जगह नहीं है, उसकी जगह पागल खाने में है। तो हम हमेशा उसको कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। जहां पे प्रॉफिट निकलता है वहां से माइनस करेंगे, हम उसे कभी भी कस्टमर की सेल में ऐड नहीं करेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो पहली चीज, एबनॉर्मल कॉस्ट कभी भी हम ऐड नहीं करते हैं। दूसरा, नेक्स्ट है, बोलो साहब, दूसरी वाली बोल रहे थे ना? हाँ, सेलिंग एक्सपेंसेस तो जोड़ रहे हैं हम भैया। आप याद करो, हमने यहीं पे लिखा मार्केटिंग सेलिंग। एक मिनट, कल के लेक्चर में आप नहीं थे क्या? थे। तो मेरे को एक चीज बताओ, बेचने के खर्चे को हमने क्या प्रोडक्ट कॉस्ट में ऐड करने का हाँ बोला था या ना बोला था? हाँ बोला था। वो एलवी वाले एग्जाम्पल में जो लग रहा है उनका बेचने के तो खर्चा लग रहा है, बनाने का तो कोई खर्चा है ही नहीं। कैरेज आउटवर्ड भी जुड़ेगा। बेड डेट्स, बेड डेट, बेड डेट को हम कभी भी कॉस्ट नहीं मानेंगे। दूसरा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेड डेट। क्यों? मैंने बोला एनी अमाउंट स्पेंट ऑन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। बेड डेट क्या है? प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट बेचा, बेचने के बाद सामने वाले ने उसके पैसे नहीं दिए। तो अच्छा, हमारे पास एक कस्टमर आया, हमने उसको बोला कि सर हमने रेट बढ़ा दिए हैं आपके। बोले क्यों रेट बढ़ा दिए? 20% रेट बढ़ा दिए हमने आपके सामान के। क्यों भैया, क्यों बढ़ा दिए? आपके एक दोस्त है ना शर्मा जी, वो मेरे पैसे खा गए। तुम भरोगे? ठीक है, तुम्हारे दोस्त है। आप मेरे को बताओ, बेड डेट का पैसा कस्टमर देगा क्या? जिससे आप ले रहे हो उसको तो उसके बदले में कुछ मिला ही नहीं ना। पैसे खा गया कोई और उससे आप वसूल रहे हो किसी और से। क्या वो कस्टमर आपको उसका पैसा देगा? कस्टमर हमेशा वैल्यू का पैसा देता है। आपने उसको सामने वाले को क्या वैल्यू ऐड करके दी है? क्या आपने उसको मार्केटिंग करके दिया है? नहीं। क्या आपने उसको अच्छी पैकिंग करके दी है? नहीं। क्या आपने उसको रॉ मटेरियल लगा के नहीं दिया है? नहीं। किसी और के पैसे खाने का पैसा मैं इस कस्टमर से वसूल रहा हूँ, लॉजिकली बिल्कुल गलत है। कैसे ले सकता हूँ? पहली रीजन। इसीलिए पहला रीजन तो ये है कि बेड डेट को हम क्यों नहीं चार्ज करते, क्योंकि कस्टमर इसका पैसा देगा नहीं। दूसरा, वो प्रोडक्ट से रिलेटेड भी नहीं है ना। क्या प्रोडक्ट पे लगा है क्या? प्रोडक्ट बन गया, प्रोडक्ट बेच गया। ये बता दूं, मैनेजमेंट की गलती है। आपको शक्ल देख के देना था पैसे या सामान। किसी की शक्ल पे लिखा है कि आदमी चोर है और 6 महीने बाद नहीं आएगा, तो तुमको ध्यान रखना था ना। ये गलती किसकी है? ये गलती मैनेजमेंट की है कि गलती कस्टमर की है? मैनेजमेंट की। तो इसका पैसा भी कौन भुगतेगा? मैनेजमेंट भुगतेगा। एक्चुअली बैड डेट इज ए फाइनेंशियल एक्सपेंस, और इसीलिए हम उसे कभी भी कॉस्ट के अंदर रिकॉर्ड नहीं करते हैं। बैड डेट कभी भी नहीं आएगा। बैड डेट के अलावा और बताओ साहब। एक मिनट, लक्ष्य बोल रहा है डेप्रिसिएशन तो पीएनएल में जाता है। बेटा वो आपके अकाउंट्स में होता होगा, यहाँ पे हम डेप्रिसिएशन को प्रोडक्ट कॉस्ट में जोड़ते हैं। पीएनएल में वो चीजें ले जाते हैं जो प्रोडक्ट कॉस्ट लेने को तैयार नहीं है। तो बेड डेट पीएनएल में आएगा, एबनॉर्मल कॉस्ट पीएनएल में आएगी। ध्यान रखना, हम यहाँ पे दो अलग अलग चीजें बनाते हैं। एक तरफ वो सारे खर्चे जो हम कस्टमर से ले सकते हैं, एक तरफ वो सारे खर्चे जो सारे खर्चे कस्टमर नहीं देगा वो पीएनएल में जाएंगे। जो सारे कस्टमर खर्चे देगा वो कंपनी की प्रोडक्ट कॉस्ट में जाएंगे, उसकी सेल प्राइस में कैलकुलेट होंगे। हम उसे कस्टमर से वसूलेंगे, हम उसे हमारे प्रॉफिट में से माइनस नहीं करेंगे। तो इसीलिए हम डेप्रिसिएशन को कस्टमर की कॉस्ट में ऐड करते हैं। अकाउंट्स में वो पीएनएल में जाता होगा, हमारे यहाँ पे पीएनएल में नहीं जाता है। पहली बात, अकाउंट्स का जो मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग अकाउंट बनता है वो यहाँ पे हमारा कॉस्ट नहीं है। पहली बात, इसको एकदम भूल जाओ। आप फिर बोल रहा हूँ, जीरो से चलो। प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या क्या है वो अलग करो, और जो प्रोडक्ट की कॉस्ट नहीं है उन सबको अलग करो, क्योंकि वो सब पीएनएल में जाएगी और प्रोडक्ट की सारी कॉस्ट कस्टमर से ली जाएगी। बहुत बढ़िया। अगला आता है तीसरा, ऑनलाइन भी आंसर आया है इसका, इनकम टैक्स। तीसरा एक्सक्लूजन है इनकम टैक्स। नाउ व्हाई व्हाई इनकम टैक्स? इसका दो रीजन है। पहला तो अगेन, ये प्रोडक्ट को बनाने और बेचने पे नहीं लगा है। लेट्स टेक दिस एग्जांपल। ये पेंसिल बनाने में एप्पल को 4,000 लगे, सब जोड़ लिया, एडवर्टीजमेंट मार्केटिंग सब 4,000 लगे। एप्पल ने इसमें 3,000 रुपए का प्रॉफिट जोड़ के 7,000 रुपीज की प्राइस में इसको मार्केट में बेचा। ओके, इनकम टैक्स वाले पहुंच गए, इनकम टैक्स वाले पहुंच गए। कुछ कहीं जाना है क्या आपको? बोलो ना, क्या हो डाउट? हाँ,
फोर्थ वाला मैं वापस बता दूंगा। फोर्थ, अच्छा, अरे मैं रुक थोड़ी गया था, मैं बता रहा था। मैडम फोर्थ वाले पहुंच गई, बहुत ही बढ़िया। जल्दी बहुत हो रही है, पहला दूसरा तीसरा, सही बात है। जो प्रैक्टिकली आप कर रहे हो वही या क्लास में क्यों कर रहे हो आप, ठीक है। आते हैं मुद्दे पे। इनकम टैक्स। इनकम टैक्स वाले पहुंचे और बोला कि आपने 3,000 का प्रॉफिट चार्ज किया है, इसके ऊपर हमें क्या चाहिए, इनकम टैक्स। कंपनी ने बोला अरे इसके ही पैसे देने पड़ेंगे, चलो प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ाते हैं। प्रोडक्ट को बोलते हैं ये पैसा तू ले। प्रोडक्ट बोलेगा 1 मिनट, मेरे कारण लगा क्या, तुम एक काम करो, कितने पेंसिल बनाई थी, 4,000, इसको 4 में ही बेचो। फिर देखो, अगर उसके बाद इनकम टैक्स लगे तो मेरे से लेना, लेकिन अगर मेरे कारण इनकम टैक्स लगा है तो फिर 4,000 में बेच के देखो। 4,000 की चीज को 4,000 में बेच के देखो, क्या कंपनी को इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा, नहीं, क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 0, तो इनकम टैक्स भी कितना पे करना पड़ेगा, 0। इसका मतलब ये है कि इनकम टैक्स आपने प्रोडक्ट के बनाने या बेचने के कारण लिया ही नहीं है, ये कंपनी की सेल्फिशनेस थी कि उनको प्रॉफिट चाहिए था। मत चार्ज करते प्रॉफिट, बेच देते कॉस्ट टू कॉस्ट, फिर इनकम टैक्स लगता तो बोलता मेरे कारण लगा है। नहीं 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 नहीं, ये तो हमको प्रॉफिट चाहिए ना, 3,000 का प्रॉफिट कंपनी को चाहिए। तो कंपनी बोल रही है कि भैया हम इसमें 3,000 का प्रॉफिट ऐड करके 7,000 में प्रोडक्ट बेचेंगे, तो भैया इसका पैसा कौन भुगतेगा, कंपनी ही भुगतेगी, इसका पैसा कस्टमर भुगतने वाला नहीं है। कस्टमर को तो 4,000 की चीज मिली है, तुमने प्रॉफिट मार्जिन चार्ज कर लिया, तुम्हारी कैपिटल तुम्हारी रिस्क के लिए, ठीक है, लेकिन हम इसके ऊपर लगने वाला इनकम टैक्स तो तुम्हारा है ना, तब कमा तुम रहे हो तो भरोगे भी तुम ही, हमें तो चीज वो की वही मिल रही है ना, और इसीलिए हम इनकम टैक्स को कभी भी इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। और नेक्स्ट, इसमें नहीं आते हैं कोई भी प्रोविजंस, क्योंकि प्रोविजंस एक तरह के रिजर्व्स होते हैं, कंपनी अपने प्रॉफिट में से रिजर्व्स बना रही होती है। इट इज मोर लाइक एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, डिविडेंड हो गया या प्रोविजन फॉर एनी काइंड ऑफ डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व बना रहे हो, ये सब कंपनी के रिजर्व्स हैं। इनका कंपनी के प्रोडक्ट के बनाने और बेचने से कोई कनेक्शन, ये सिर्फ एक अकाउंटिंग एंट्री है जहां प्रॉफिट को डिविडेंड बांटने से पहले रिजर्व्स में क्रिएट कर रहे हो, तो अल्टीमेटली है तो प्रॉफिट ही। आप 10 रुपए का प्रॉफिट कमा के उसको एक एक अलग 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 अकाउंट में ट्रांसफर किए जा रहे हो, इससे कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, आपका तो प्रोडक्ट में 10 रुपए का प्रॉफिट जुड़ चुका है ना, तो रिजर्व तो उसी का पार्ट है ना, तो आपको अलग से कोई प्रोविजंस डेबिट करने की जरूरत नहीं है। डोनेशंस, बताओ क्यों नहीं आएंगे, बताओ डोनेशंस क्यों नहीं आएंगे। सर P&L में तो डेबिट करते हैं हम डोनेशंस, कॉस्ट में नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, कस्टमर से, हाँ बिल्कुल सही बात है, कंपनी के ओनर की मोह माया एकदम त्याग दी उन्होंने और बोला कि अब मैं बहुत चंदा दूंगा। उन्होंने 10 करोड़ का चंदा दिया और वो 10 करोड़ रुपए उन्होंने कस्टमर से ले लिए। वो गए स्वर्ग में, स्वर्ग कहाँ गए, स्वर्ग में, और स्वर्ग में उन्होंने बोला कि मुझे अंदर एंट्री चाहिए। उन्होंने बोला तूने तो बहुत पाप किए। बोले नहीं 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 नहीं, आपने आखिरी में नहीं देखा, मैंने 10-10 करोड़ रुपए डोनेट किए। बोले तेरे को स्वर्ग में एंट्री नहीं देंगे, क्यों, क्योंकि पैसे तो कस्टमर ने भुगते हैं, तेने कहाँ त्याग किया, ये तो तुमने क्या किया, दिया और कस्टमर से, उसको स्वर्ग में एंट्री नहीं मिली, बेचारे को कहाँ भुगतना पड़ा, नर्क में, पाताल लोक जाना पड़ा। फिर उसको समझ में आया कि चंदा अगर मैं अपनी जेब से नहीं दूंगा तो मेरे पाप नहीं धुलेंगे। नहीं समझे आप, इंपॉर्टेंट है, डोनेशन कभी भी कस्टमर से लिया नहीं जा सकता, ये वॉलंटरी डोनेशन है, कंपनी अपनी इच्छा से कोई CSR एक्टिविटी के लिए डोनेट कर रही है, उसका कोई कनेक्शन आपके प्रोडक्ट के बनाने या बेचने से नहीं है। अगर कंपनी ने डोनेशन अपने कस्टमर से लिया तो ओनर के पाप धुलने वाले नहीं है। तो ये तो गलत है ना कि भुगते कोई और पुण्य हो किसी और का, तो भैया अगर पुण्य मुझे कमाना है तो भुगतना भी मुझे ही पड़ेगा। तो डोनेशंस को हम कभी भी हमारी प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड नहीं करते हैं। मैडम आप कुछ बता रहे थे, चौथा नंबर का पॉइंट, अब आप छठा बता दीजिए। इंश्योरेंस प्रीमियम कॉस्ट में जुड़ता है। वेरी गुड एग्जाम्पल, आप कोई कार खरीदने जाइएगा, दे विल चार्ज अदर चार्जेस के नाम से आपको उतारने का, चढ़ाने का, उनका जो गाड़ी का रास्ते का इंश्योरेंस है वो सब आपसे ले लेते हैं, लॉजिस्टिक चार्जेस के नाम पे जोड़ते हैं वो लोग। कभी आप शोरूम पे जाएंगे ना कार बाय करने, तो बोलते हैं सर हमारा लॉजिस्टिक चार्जेस लगेगा कार पे 5-6 हजार रुपए का। क्या है ये लॉजिस्टिक चार्जेस, सर वो फैक्ट्री से हमारे यहाँ तक जो लॉजिस्टिक आया है उसका पैसा भी कस्टमर ही देगा, लगता ही है।
तो उस लॉजिस्टिक्स में गाड़ी का ट्रांसपोर्टेशन, गाड़ी का इंश्योरेंस, सब कुछ कवर हो जाता है। तो इसका मतलब इंश्योरेंस तो कस्टमर से कंपनी लेती है। आप एप्पल प्रोडक्ट पे जाइए और बोलो हमको 1 साल का एक्स्ट्रा एप्पल केयर चाहिए, फ्री में दे देंगे कि अलग से इंश्योरेंस का पैसा लेंगे? लेंगे। ऑफ कोर्स आप कोई भी इंश्योरेंस कंपनी करवा रही है, चाहे वो रॉ मटेरियल का करा रही हो, फिनिश गुड्स का करा रही हो, ये तो यार प्रोडक्ट को बचाने की कॉस्ट है, और ये पैसा तो कंपनी देगी, कंपनी कस्टमर से लेगी ही लेगी, बिल्कुल लेगी। कमीशन आता है साहब, कमीशन आता है, सेलिंग और एडवर्टीजमेंट कॉस्ट का पार्ट है, कमीशन भी हम कस्टमर से लेते हैं। आज कमीशन मैंने पे किया तो उतने से मैं अपनी प्राइस अपने आप बढ़ा देता हूँ। आज अपन नहीं बोलते, चलो आपने एमवे प्रोडक्ट का वो देखा है, वो आंटियां करती ना एमवे की डीलिंग। एक और वो आता है टपरवेयर, अरे वो डब्बे नहीं आते क्या, आंटियां टपरवेयर बेचती है ना, वो घर घर, मतलब वो प्लास्टिक वाले डब्बे, टिफिन वाले डब्बे, तो उसमें 30-30, 20-20% कमीशन होता है आंटियों का। तो पैसा किससे वसूल रही है, किससे वसूला जा रहा है वो पैसा? कस्टमर से। तो आंटी बोलती भी तो है क्या, अरे मेरा ऐसा 20% कमीशन बनता है, आप मेरे से खरीदोगे तो मैं आपको 10% वापस कर दूंगी। मतलब वो जो प्रोडक्ट की प्राइसिंग उन्होंने की है उसमें उनका 20% कमीशन ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, ऑफकोर्स जुड़ा हुआ है। लेंगे किससे पैसा? अल्टीमेटली अगर बेचने का पैसा ले रहे हैं तो लेंगे किससे? कस्टमर से ही लेंगे ना जी। वो प्रॉफिट कंपनी अपने, देखो आज ये कमीशन नहीं होता तो कंपनी क्या करती, प्रॉफिट बढ़ा लेती क्या? नहीं, कंपनी प्रॉफिट थोड़ी बनाती है। अगर कमीशन हट जाए तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी प्रॉफिट बढ़ाने, अरे ऑनलाइन जाने के बाद क्या हुआ, जो चीजें पहले आंटियां बेच रही थी अब वो सब अमेजोन पे मिलता है, तो क्या हुआ, रेट वहीं की वहीं कम हो गए। कम हो गए, क्यों कम हो गए? क्योंकि अब कंपनी को कमीशन देना। अरे मुझे बता, अमेजोन से खरीदने पे चीजें सस्ती क्यों बढ़ रही है, बताओ ना उसका रीजन। क्योंकि अब बीच वाले इंटरमीडिएटरीज को कमीशन और प्रॉफिट देना बंद कर दिया। तो मुझे बताओ क्या हुआ, अमेजोन पे आते ही प्रोडक्ट की प्राइसिंग कम हुई कि उनके प्रॉफिट बढ़ गए? प्रोडक्ट की प्राइसिंग कम हो गई ना, उनको तो उतना ही प्रॉफिट चाहिए, बाकी उन्होंने प्रोडक्ट की प्राइस कम कर दी तो उनका वॉल्यूम और बढ़ गया। तो जैसे ही आप कमीशन मॉडल से ऑनलाइन मॉडल पे आए, प्रोडक्ट की प्राइसिंग कम होने का रीजन ये है कि प्रॉफिट मार्जिन बहुत हाई थे बीच में इंटरमीडिएटरीज के, वो सब खत्म हो गए, तो प्राइसिंग ही कम हुई ना। अमेजोन पे वही चीज 50 रुपए सस्ती मिलेगी आपको, क्योंकि 50 रुपए बीच वाले का कमीशन था, तो खत्म हो गया वो जी। लॉस ऑन सेल ऑफ एग्जिट, ऑफ कोर्स इट्स अगेन ए फाइनेंशियल आइटम। प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एग्जिट भी कभी कॉस्ट में नहीं आता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये आपका ऑपरेशन का पार्ट ही नहीं है, बिजनेस ही नहीं ना। आप कस्टमर से उस चीज का पैसा क्या लोगे जो आपका बिजनेस ही नहीं है? जो आपका बिजनेस है उसका पैसा आप लोगे ना, जो आपका बिजनेस ही नहीं है उसका पैसा आप कैसे ले सकते हो? तो लॉस ऑन और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एग्जिट भी कभी पार्ट नहीं बनता है जी। कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड स्टॉक आता है, होल्डिंग कॉस्ट बोलते हैं इसको, और ये चीज हम कस्टमर से लेते हैं। इन्वेंट्री रखने की कॉस्ट को हम हमेशा कस्टमर से लेते हैं, चाहे वो स्टोरेज एक्सपेंसेस हो, वेयर हाउस एक्सपेंसेस हो, ये सब चीजें आपकी आती है। अगर आप बोल रहे हो कि सर डेड स्टॉक हो गया उसका तो एबनॉर्मल लॉस हो गया, तो वो नहीं जोड़ेंगे। अगर वो एबनॉर्मल है कि साहब कोई चीज गलत बन गई और खराब हो गई तो एबनॉर्मल लॉस है, तो ऊपर वाले में काउंट हो गया हमारा फर्स्ट वाले के अंदर। अगर वो नॉर्मल डेड स्टॉक होता है तो फिर कस्टमर से लिया जाता है। इंटरेस्ट, एक्चुअली इंटरेस्ट के लिए हम हमेशा लिखेंगे कि इंटरेस्ट जो है ना उसको हम बोलेंगे इट्स ए ढिंचैक पूजा। एक यूट्यूबर थी ढिंचैक पूजा, पता नहीं आपने नाम सुना है क्या उसका? एक मतलब पता नहीं, हो सकता है कोई फैन हो, आई एम नॉट ऑफेंडिंग एनीवन, है ना। कंट्रोवर्सी में रहती थी हमेशा, है ना। इंटरेस्ट इज ऑल्सो ए ढिंचैक पूजा, एंड यू नो व्हाई? बिकॉज इट्स ए वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक। कुछ चैप्टर्स में इंटरेस्ट को उन्होंने कॉस्ट में इंक्लूड किया है, कुछ में नहीं किया है। तो नाउ इट्स वेरी सब्जेक्टिव, वी विल डिस्कस इट इन ईच एंड एवरी चैप्टर वेदर टू कंसीडर इंटरेस्ट और नॉट। जब हम चैप्टर्स पढ़ेंगे तो मैं आपको सब में बताऊंगा कि ब्याज को कहाँ पे लेना है और कहाँ पे नहीं लेना है। तो इट्स वेरी सब्जेक्टिव एंड कॉन्ट्रोवर्शियल। अभी तो हम लिख लेते हैं एक्सक्लूजन में, लेकिन कहीं कहीं पे उसको इंक्लूड किया भी है, तो इसको लेके अपन चैप्टर वाइज ही पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यस अगला आ रहा है, एक मौलिक पूछ रहा है हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन एक्सक्लूजन एंड इंक्लूजन। मैंने अभी आपको बताया अगर प्रोडक्ट से कनेक्टेड कोई भी कॉस्ट है तो वो सब हम जोड़ेंगे, और जिसका कनेक्शन प्रोडक्ट से नहीं है वो सब हम नहीं जोड़ेंगे। ये डिफरेंशिएशन का तरीका है। बोनस आएगा, आज मैं एम्प्लॉय को बोनस दे रहा हूँ तो अल्टीमेटली उससे मेरा प्रोडक्शन बढ़ के आ रहा है, प्रोडक्शन बढ़ के आ रहा है तो मेरी एफिशिएंसी बढ़ रही है, तो मेरी 1 यूनिट की कॉस्ट कम हो रही है, तो ऑफकोर्स मैं बोनस का पैसा किससे लूंगा? कस्टमर से लूंगा। एफिशिएंटली काम कर रहा हूँ ना, तो उसके कारण जो मेरे को ज्यादा प्रोडक्शन मिलेगा उससे मैं बोनस का पैसा भी लूंगा। 100 की जगह 200 बना रहा हूँ तो क्या बोनस नहीं भुगतेगा कस्टमर? जब पैसा कम देगा, जब ज्यादा एफिशिएंट काम करने का, तो बोनस भी वही देगा ना।
ठीक है ना। तो बोनस ऑफ कोर्स, बोनस, सैलरी, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस सब कस्टमर से लिया जाता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। सारा तेल तो तिल्ली से ही निकलेगा। कुछ ही चीजें हैं जो कि तिल्ली से नहीं निकलेंगी। हो सकता है वो मूंगफली से निकले, या हो सकता है वो सोयाबीन से निकले। वो है बैड डेट, वो है एबनॉर्मल लॉस, वो है प्रोविजंस, डोनेशंस, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट, लॉस ऑन सेल। अब एक और आता है इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, सुनना ध्यान से। कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट को कभी भी हम कॉस्ट में नहीं प्लस करते, माइनस करते। रीजन सिंपल है, इट्स ए फाइनेंशियल कॉस्ट। आपने प्रोडक्ट बेचने के बाद कैश डिस्काउंट पता है क्यों दिया? क्योंकि आपको जल्दी पैसा चाहिए था। अदरवाइज तो सामने वाला आदमी बोलता 3 महीने की उधारी में पैसा दे दो, मैं पूरा पैसा दे दूंगा। बोले नहीं नहीं, तो आज दे, 2 रुपए कम दे। तो डिस्काउंट अलाउ किया, ये किस लिए किया? ताकि मेरा फाइनेंशियल कॉस्ट बच जाए, ताकि मैं जल्दी पैसा लेके उसको रोटेट कर पाऊं। तो अल्टीमेटली ओनर भुगतेगा, क्योंकि ओनर को पैसा लगाना था, और ओनर बोला मुझे जल्दी पैसा मिल जाए, जल्दी मिल जाए, जल्दी मिल जाए, तो इसका पैसा भुगतेगा भी कौन? ओनर। डिस्काउंट मिला है तो हम उसे हमेशा अदर इनकम मानते हैं, उसे कभी बिजनेस इनकम नहीं मानते, और इसीलिए हम कभी भी डिस्काउंट को काउंट नहीं करेंगे। ये है पॉइंट नंबर 8। एंड लास्ट पॉइंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ये है जीएसटी पेड ऑन रॉ मटेरियल। पर ब्रैकेट में लिखना, इफ इनपुट टैक्स रिबेट, या इनपुट टैक्स क्रेडिट भी बोलते, क्रेडिट, यस, आईटीसी अवेलेबल। अब ये क्या है, सुनना सब लोग ध्यान से। लेट्स टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अगले 5 मिनट हम यही डिस्कस करेंगे, और ये डिस्कस करने के बाद आपको मजा आ जाएगा कि अच्छा ऐसा होता है क्या। सुनना ध्यान से। आपने नाम तो पहले ही सुना होगा, आईटीसी, नहीं सुना? जीएसटी कहीं ना कहीं आप लोगों ने 11th-12th के अंदर कुछ पढ़ा था कि फाउंडेशन में पढ़ा था? कहीं भी नहीं पढ़ा, कहीं भी नहीं पढ़ा कुछ भी। चलो, आई विल एक्सप्लेन विद ए वेरी सिंपल एग्जांपल, सुनना सब लोग ध्यान से। मैंने 10 रुपए की एक चीज खरीदी, मान लेते 1 लाख रुपए की चीज खरीदी, इसके ऊपर 18,000 रुपए का जीएसटी पे किया। ठीक है, अपन यहाँ पे लिख देते हैं एग्जाम्पल, आई हैव परचेज समथिंग फॉर 1 लाख एंड आई हैव पेड 18,000 रुपीज जीएसटी। मतलब वो कितने का पड़ा मुझे? 1,18,000 का। अब मैंने इस 1,18,000 के ऊपर और खर्चा ऐड करके इसको सेल्स किया है 2 लाख में, और 2 लाख के ऊपर 18% की रेट से मैं कितने का जीएसटी पे करूंगा? 36,000 का। ओके, द प्रॉब्लम इज दैट कि जैसे ही मैंने 1,18,000 पे 1,18,000 पे मैंने अपनी कॉस्ट ऐड करके उस पर प्रॉफिट ऐड करके सेल्स पे लिया, तो उस 18,000 रुपए के अमाउंट के ऊपर 2 बार जीएसटी लग गया। मतलब आपने 18,000 रुपए जो दिए थे वो किसका था? टैक्स का। उसे आपने कॉस्ट माना, फिर उसमें और खर्चे ऐड करके उसे सेल जोड़ा, और उस पर फिर टैक्स दे रहे हो। मतलब देखा जाए तो आप टैक्स के ऊपर टैक्स पे कर रहे हो, एंड इट इज नॉट राइट। मैंने आपको 18,000 दिए हैं, आप उस 18,000 को मेरा मान के आप उसी के ऊपर मेरे से और टैक्स ले रहे हो, जबकि पैसा मेरा था ही नहीं। मैंने किसको दिया? मेरे को था सामने वाले को। मैंने 1,18,000 दिए, कि सामने वाले की जेब में कितने पहुंचे? 1 लाख। और 18,000 किसकी जेब में पहुंचे? गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट बोल रही कि अच्छा 1,18,000 का खर्चा किया है, उसके ऊपर तूने और प्रॉफिट लिया है, कितने बेच रहा है? 2 लाख में। 2 लाख पे फिर टैक्स दे। अरे 2 लाख पे जब मैं वापस टैक्स देने जा रहा हूं, तो मुझे बताओ पहली बात, 18,000 रुपए इस 2 लाख में जुड़े हैं कि नहीं जुड़े? जल्दी देख के बताओ, 2 लाख में 18,000 जुड़े कि नहीं जुड़े? और जब 18,000 2 लाख पे जुड़े हैं, तो बताओ उस 18,000 के ऊपर 2 बार टैक्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लग रहा है। और मैं तो बोल रहा हूं 1 लाख पे भी 2 बार लग रहा है। 1 लाख पे आप पहले ही 18,000 का टैक्स दे चुके हो, उसके बाद आप 1 लाख पर 36,000 18% का टैक्स वापस पे कर रहे हो। मतलब प्रैक्टिकली आप खरीद के ऊपर 2 बार टैक्स पे कर रहे हो। एक बार तो जब खरीदा तब, और एक जब उसे वापस बेचूंगा। गलत है। और इसीलिए उन्होंने एक छोटा सा रूल बनाया। रूल ये है, अगर आपने खरीद पे कोई टैक्स पे किया है, तो आप पहली बात उस टैक्स को आपकी कॉस्ट में ऐड मत करो। क्यों? क्योंकि वो 18,000 रुपए हम आपको वापस कर देंगे।
मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, सुनना ध्यान से। आगे जाके आप पूरा टैक्स भरने वाले हो, इसलिए हम आपको खरीद पे दिए गए 18,000 रुपए वापस दे देंगे। मतलब यहाँ पे होगा क्या, मैं आपको समझाता हूँ। मैं समझाता हूँ क्या हुआ। इधर देखना, मेरी जेब से 18,000 रुपए गए। गए किसके गए, बताओ किस चीज के गए। जेब पे ध्यान देना, मेरी जेब से 18,000 रुपए गए, इस जेब से 18,000 रुपए गए, किस चीज के गए, टैक्स के। सरकार को बोला क्या है 18,000 रुपए मैं कस्टमर से ले लूं, सरकार ने बोला मत लेना मत लेना मत लेना मत लेना। मैंने बोला ठीक है, अभी मेरी जेब से 18,000 रुपए गए। अब मेरी जेब में बाद में जाके बेचने पे मान लो 30,000 रुपए आए। कितने आए, किस चीज के, अगले कस्टमर से मैंने बेचने पे टैक्स लिया, कितने रुपए आए, 30,000। सरकार बोलती है ये 30 मुझे दे। बोलूंगा एक मिनट सरकार, पहले मैं आपको कितने दे चुका हूं, 18। आपने बोला था कस्टमर से मत लेना मैं दूंगा, तो मैं ये 30 में से पहले पता है क्या करूंगा, 18,000 रुपए यहां से निकालूंगा और इस जेब में रख दूंगा। अब बताओ इस जेब में कितने बचे हैं, ये मैं सरकार को दे दूंगा। अब मुझे बताओ मेरी कितनी जेब से कितना पैसा गया, इस वाली जेब से कितना गया, कुछ भी नहीं गया। क्यों नहीं गया, वापस बताओ क्यों नहीं गया, क्योंकि पहले दिए थे कितने, -18। फिर मैंने इस वाली ये जेब में कितने आ गए कस्टमर से, 30। 30 में से 18 निकाल के किधर रख दिए, तो बताओ इस जेब में से कितने गए, बताओ इस जेब में से मेरे से कितने गए, कुछ भी नहीं ना। क्यों, क्योंकि 12 मैंने किससे लिए थे और वो सरकार को दे दिए। मतलब मुझे एक चीज बताओ, जीएसटी लगने से बताओ मेरी जेब में क्या आया या क्या गया, ना कुछ आया ना कुछ गया। मतलब अपन देखें तो जो खरीद पे 18,000 रुपए मैंने दिए थे, वो 18,000 रुपए मैंने उस कस्टमर से जो जीएसटी लिया वो अपनी जेब में रख लिया। नहीं समझे, गवर्नमेंट क्या बोलती है कि अगर आप सेल पे फिर से टैक्स भरने वाले हो तो हम आपको खरीद पे दिए गए सारे टैक्स का रिफंड कर देंगे। रिफंड किसी भी मोड में करें पर अल्टीमेटली आपकी जेब में वो पैसा वापस आ जाएगा। ये पेटीएम की कैशबैक जैसा है। 100 रुपए का रिचार्ज कराओ, 40 रुपए हम आपको वापस क्या दे देंगे, कैशबैक। तो आप मुझे बताओ आपके लिए कॉस्ट 100 रुपए मानी जाएगी, 60 रुपए मानी जाएगी। मैं इसका एक और अच्छा एग्जाम्पल लेता हूँ। आई बॉट दिस आईपैड रिसेंटली, है ना, ये आईपैड थोड़ा बड़ा वाला आईपैड है, तो इट कॉस्ट अराउंड 1,15,000 रुपीज। इस पे 28,000 रुपए का जीएसटी लगा था मुझे। ठीक है, कितने रुपए का आईपैड है, 1,15,000 का, इस पर मान लेते 30,000 का जीएसटी लगा था। तो आप मुझे बताओ ये आईपैड कितने का पड़ा मुझे, 85 का। 85 का, एक 15 इंक्लूसिव जीएसटी थे, उसमें से 30,000 रुपए मुझे जीएसटी के लगे, तो मेरे को आईपैड पता है 85,000 का पड़ा। इसका मतलब ये है कि जो 30,000 रुपए का जीएसटी मैंने आईपैड में भर दिया है ना, वो मैं आपकी फीस का जो जीएसटी भरना होगा उतना जेब में रख लूंगा। अब मैं आपको सर्विसेज दे रहा हूं तो मुझे आपसे फीस मिलेगी, उस फीस का मुझे क्या भरना रहेगा, जीएसटी। मैं सरकार को 30,000 रुपए कम भरूंगा, ये बोल के कि आईपैड मैंने उन बच्चों को पढ़ाने में यूज किया है और इसीलिए इस आईपैड के ऊपर भरे हुए टैक्स का मुझे वापस रिफंड कर दो। तो सरकार बोलेगी अच्छा कितना टैक्स तू भर चुका है, 30। इन बच्चों से फीस ली, उस पर कितना टैक्स आ रहा है, 50। तो एक काम कर, तू मेरे को 20 ही दे, वो 30 तो तेरी जेब में रख ले। मुझे बताओ मेरे को आईपैड 1,15,000 का पड़ा कि 85 का पड़ा। ये फायदा है एक रजिस्टर्ड व्यक्ति को। एक रजिस्टर्ड व्यक्ति जो जीएसटी भरता है ना, उसे खरीद पे दिए गए टैक्स की पूरी वापस रिफंड मिल जाती है। उसे हम बोलते हैं आईटीसी। क्या बोलते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट। और इनपुट टैक्स क्रेडिट मतलब पैसा गया और वो पैसा वापस किसी और फॉर्म में आपकी जेब में आ गया। मतलब अल्टीमेटली वो गया ही नहीं। इसका मतलब अगर जीएसटी की आईटीसी मिलती है तो हम उसे कभी भी अपनी कॉस्ट का पार्ट नहीं मानेंगे। क्योंकि आप मुझे बताओ प्रैक्टिकली आईपैड मुझे 1,15,000 का पड़ा कि 85 का पड़ा। हम आईफोन खरीदते हैं, हम आईपैड खरीदते हैं, हम कैमरा खरीदते हैं, हम प्रोजेक्टर खरीदते हैं, इन सब के ऊपर हमको जीएसटी रिबेट मिल जाती है। मतलब आप कोई आईफोन खरीदोगे तो आपको आईफोन 15 70,000 का मिलेगा। हम जो आईफोन 15 खरीदेंगे हमको आईफोन 15 53,000 का मिलेगा। क्योंकि हमको 17,000 रुपए की जीएसटी क्या मिल जाएगी, रिबेट, जो मैं आपको आगे मेरे को देना जो टैक्स है उससे मैं यूज कर सकता हूँ।
फॉर्चुनेटली मैं आपको पूरा जीएसटी पढ़ाऊंगा तो बहुत डीप में जाके मैं एक एक चीज समझाऊंगा, लेकिन अभी इतनी बात ध्यान रख लो, गवर्नमेंट ने दिए गए टैक्स का आपको वापस क्या दे दिया है, रिफंड। इसको बोलते हैं आईटीसी। क्या बात आपको समझ में आ रही है? तो अपन इसको और अच्छे सम अप करेंगे कल, और कल हम इसके आगे दूसरा टॉपिक चालू करेंगे कि टैक्स कॉस्ट की वेराइटीज क्या क्या होती है, और इसको एक बार वापस रिवाइज भी करेंगे। आज का डिस्कशन यहीं पे करते हैं खत्म, हमारा टाइम हो चुका है। थैंक यू गाइस, एंजॉय, गुड डे, बाय बाय गाइस, थैंक यू।